The Ailing Planet, The Green Movement's Role by नानी पालखीवाला। प्रिय भैयाओं, हम आज इसी लेसन को पढ़ेंगे, द एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मोमेंट्स रोल। जो एलिंग प्लेनेट है अपने अर्थ, उसके लिए यूज किया गया है। फिर उसके बाद जो ये एक्सप्रेशंस हैं, मीनिंग इनकी हम जब स्टडी करेंगे आगे देखेंगे। कह रहा ये जो लेसन है आपका, द एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मोमेंट्स रोल, एक आर्टिकल। द फॉलोइंग आर्टिकल वाज रिटन बाय नानी पालखीवाला एंड पब्लिश्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस ऑन 24 नवंबर 1994। तो इसमें ये कह रहा है कि पालखीवाला का ये आर्टिकल 24 नवंबर 1994 को जो है द इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश्ड हुआ था, और इसमें द इशूज दैट ही रेज्ड रिगार्डिंग द डिक्लीनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ कंटिन्यू टू हैव रिलेवेंस। अब इसमें उसने क्या इशू क्या है उसके, तो यहाँ केयर करेंगे कि डिक्लीनिंग हेल्थ ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की दिन पर दिन बिगड़ती हुई स्थिति, कंडीशन, यही इसका इशू है, मेन थीम है जो आर्टिकल राइटर ने लिया है। तो इसमें हमारा पूरा ध्यान जो है इसके एक्सप्लेन के टाइम में, इसके पढ़ने के टाइम में ये देना है कि आर्टिकल इज ऑन द डिक्लीनिंग हेल्थ ऑफ अर्थ। One cannot recall any moment in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the green movement, which started nearly 25 years ago. In 1972, the world's first nationwide Green Party was founded in New Zealand. Since then, the movement has not looked back. तो इस मूवमेंट के बारे में जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा है राइटर, यहाँ से नोटिस करेंगे इसको कि वन कैन नॉट रिकॉल एनी मोमेंट in world history which has gripped the imagination of entire human race। ये कह रहा है कि ये जो मूवमेंट शुरू हुआ, तो ये मूवमेंट किसी दूसरे मूवमेंट के कंपैरिजन में सबसे अधिक और तेज़ी से फैला, यानी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा और बहुत जल्दी से पहुंचा। जो ये ग्रीन मूवमेंट था, जो कह रहा है कि लगभग 25 ईयर्स एगो इसको शुरू किया गया था। अब चूँकि ये जो आपका 25 ईयर्स एगो है, तो ये डेट को आप लेंगे जो ये आर्टिकल राइटिंग का डेट है, जैसे 20 ये पब्लिशिंग डेट दिया है 1994 से रिलेटेड इसको करके देखेंगे। तो इसमें अब कह रहा है कि ये जो मूवमेंट था, यह किसी दूसरे मूवमेंट के कंपैरिजन में लगभग हर व्यक्ति तक पहुंचा। एंटायर ह्यूमन रेस, संपूर्ण मानव जाति के पास पहुंचा। एंटायर मतलब होल, संपूर्ण, ह्यूमन रेस मानव जाति, रेस RAC, रेस का मतलब यहाँ पर बिंग, तो मानव जाति बहुत तेज़ी से फैला और पूरी तरह से फैला। एज द ग्रीन मूवमेंट विच स्टार्टेड नियरली 25 ईयर्स एगो, और यह जो ग्रीन मूवमेंट था वो 25 ईयर्स एगो दिया है कि स्टार्ट हुआ था। इन 1972 में वर्ल्ड, दुनिया का फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड।
सिंस देन द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक्ड बैक, जैसे लुक्ड बैक नॉट स्टॉप्ड, तब से ये मूवमेंट रुका नहीं, आगे बढ़ता गया। We have shifted, one hopes, irrevocably from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world। इसमें इस मूवमेंट का जो रोल है, जो भूमिका है, वो क्या रही, तो इसने लोगों की जो परसेप्शन थी, सोच थी, it is a shift in human perception as revolutionary as that introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the earth and other planets revolved round the sun। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि ये जो मूवमेंट है, जो आंदोलन था, मूवमेंट था, ग्रीन मूवमेंट, वो कह रहा है कि वो उतनी तेज़ी से फैला जितना कि कापरनिकस ने जो ये अपना साइंटिफिक थियरी दिया कि अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व राउंड द सन, तेज़ी से फैला, सबने इसको माना। उसी तरह से ग्रीन मूवमेंट भी है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, मानव इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ, देयर इज अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस दैट द अर्थ इटसेल्फ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें अर्थ को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में माना गया, एंड इनॉर्म्स बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट, और हम सब इस इनॉर्म्स, इस लार्ज प्लेनेट के पार्ट हैं। इट हैज़ इट्स own metabolic needs and vital processes which need to be respected and preserved। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसका एक अपना मेटाबॉलिक नीड है और विटल प्रोसेस है। तो इसे मीनिंग देख लेंगे कि मेटाबॉलिक नीड, तो मेटाबॉलिक नीड्स क्या होता है, तो ये केमिकल चेंज कंटिन्यूअली ग्रोइंग ऑन, एक केमिकल एक्सचेंज होता है। अब विटल प्रोसेस का मतलब जैसे हम ले सकते हैं यहाँ पर इसेंशियल एक्टिविटीज़ विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व, तो इसका सम्मान होना चाहिए और उसको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, नहीं सेफ, सुरक्षित बचाने। तो यहाँ पर इस मूवमेंट का जो रोल है, तो थोड़ा सा यहाँ से हम देखेंगे इसको। तो ये इस मूवमेंट को कह रहा है कि इसने जो ह्यूमन परसेप्शन था, ह्यूमन अवधारणा थी, अंडरस्टैंडिंग थी, उसको बदला, यानी मैकेनिस्टिक व्यू को होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू में बदल दिया। अब जैसे मैकेनिस्टिक व्यू क्या है, तो मैकेनिक मशीन की तरह, जस्ट लाइक मशीन, लाइक ए मशीन, और होलिस्टिक और इकोलॉजिकल व्यू ने द होल प्लेनेट, द होल अर्थ इज कंपोनेंट्स एज पार्ट ऑफ नेचर, कि जितनी भी चीज़ें हैं वो एक इस नेचर के ही पार्ट हैं। तो एक मैकेनिस्टिक व्यू मशीन की तरह न सोच करके, मशीन की तरह न हो करके पूरे नेचर को, इसके इस पार्ट को समझना। और ये अवधारणा जो थी वो इतनी रिवोल्यूशनरी थी जितनी कि अभी जो उधर मैंने बताया ना कि कापरनिकस ने जो अपना एक साइंटिफिक थियरी दिया कि अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स मूव राउंड द सन 16th सेंचुरी में, ये चीज़ बहुत तेज़ी से फैली, तो उस तरह से ये भी फैला। तो हम बस इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि द ग्रीन मूवमेंट shifted the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world। कि जैसे कि कापरनिकस ने जो सिद्धांत दिया, तो थियरी दिया, उससे इस थियरी को कंपेयर किया गया है, और एक इसके द्वारा
ग्रीन मूवमेंट के द्वारा सबको, लगभग पूरी दुनिया को ये बताया गया कि जो हमारी पृथ्वी है वो अपने आप में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और बाकी चीज़ें हम सब उसके अंग हैं, पार्ट है। उसकी अपनी मेटाबॉलिक नीड है और उसकी अपनी विटल प्रोसेसेस हैं, यानी उसकी अपनी कुछ नीड हैं, उनकी कुछ अपनी एक्टिविटीज़ हैं और हमें उन सब का सम्मान करना है और उसको बचाना है। नहीं, इसमें अगर हम ऐसे देखें तो इसमें उस राइटर ने ये कहा है कि हमें अर्थ को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में एक्सेप्ट करना चाहिए और हमें उसका सम्मान करना चाहिए और उसको बचाने का भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम सबका जो लाइफ है, जो हमारा अस्तित्व है, वो उसी पर डिपेंड है। आगे देखते हैं। द अर्थ्स विटल साइन रिवील अ पेशेंट इन डिक्लिनिंग हेल्थ। अब ये कह रहा है कि जो पृथ्वी का अगर हम देखें, पृथ्वी को ध्यान से अगर देखते हैं तो जो इसका लाइफ सिम्पटम है वो एक पेशेंट की तरह है। कैसे पेशेंट की तरह? तो जिसका स्वास्थ्य दिन पर दिन खराब होता जा रहा हो। तो एक ऐसे पेशेंट को, रिवील का मतलब शो होता है, प्रकट करना, दिखाना। तो इसका जो विटल साइन है, विटल साइन यानी लाइफ सिम्पटम जो है, एक ऐसे पेशेंट को दिखा रहा है जिसकी हालत डे बाय डे बिगड़ती जा रही है। We have begun to realize our ethical obligation to be good steward of the planet and responsible trustees of the legacy to future generation। इसमें राइटर हमको बता रहा है कि हम लोगों ने ये महसूस करना शुरू कर दिया है कि हमारी नैतिक दायित्व क्या है, इथिकल ऑब्लाइगेशन क्या है, ड्यूटीज़ क्या हैं, हमारी मोरल ड्यूटीज़। इथिकल ऑब्लाइगेशन, हमारी मोरल ड्यूटीज़ क्या है कि हम टू बी ए गुड स्टेवर्ड्स। स्टेवर्ड एक से जैसे मैनेजिंग करने वाला, मैनेजर या कंट्रोलर ऑफ द प्लेनेट। इस प्लेनेट को हम एक अच्छे मैनेजिंग करने वाले हों और रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टी ऑफ लीगेसी टू फ्यूचर जेनरेशन। यानी हमको ये मानना है कि जो पृथ्वी है, हम इसके ट्रस्टी हैं। हमें इसको अपने हाथों में कुछ दिन संभाल के रखना है, जिससे हम इसको फ्यूचर के लिए हैंड ओवर कर सकें। यानी हमें ये नहीं मान लेना है कि इसका बस जो एग्जिस्टेंस है वो हमारे ही तक सीमित है। ये जो हमें एक इनहेरिटेड पावर, ये प्रॉपर्टी के रूप में अर्थ मिली हुई है, तो ये हमें फ्यूचर जनरेशन को भी इसको देना है। तो राइटर ने अब तक ये चीज़ बताई कि जो अर्थ है हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, ये नेचर हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और इसके बिना हमारा लाइफ संभव नहीं है। साथ ही साथ उसने ग्रीन मूवमेंट के जो प्रयास है उसको भी इसमें बताया है कि उसने लोगों की परसेप्शन को, अंडरस्टैंडिंग को बदलने का प्रयास किया है। हमारी जो मैकेनिक्स व्यू थी वो होलिस्टिक व्यू बनी है, इकोलॉजिकल व्यू बनी है। और साथ ही उसने ग्रीन मूवमेंट के जो उसका विस्तार था उसको कॉपरनिकस के साइंटिफिक थियरी से कंपेयर करके भी बताया है कि कितनी तेज़ी से वो फैला लोगों के बीच, और लोगों ने अर्थ के बारे में सोचना शुरू किया। साथ ही हमको एक अर्ज भी कर रहा है, एक आग्रह भी कर रहा है कि हम सबकी एक नैतिक मोरल जिम्मेदारी है कि हम इस पृथ्वी को, इस प्लेनेट के एक सच्चे ट्रस्टी के रूप में अपने को प्रस्तुत करें। यानी हम इसको अच्छे से मैनेज करें ताकि आने वाली जनरेशन को भी ये चीज़ें हम दे पाएँ। इसके बाद क्योंकि उसने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात किया है, अब हम इसको समझते हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट was popularized in 1987 by World Commission on Environment and Development. In its report, it defined the idea as development that meets the needs of present without compromising the ability of future generation to meet their needs, without stripping the natural world of resources future generation would
नीड। अब हम इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? तो ये बता रहा है कि जो हमारी प्रेजेंट की नीड है उसको पूरा करे, ऐसा डेवलपमेंट जो हमारी प्रेजेंट की जो नीड है उसको पूरा करे, साथ ही साथ फ्यूचर की नीड को भी ध्यान में रखे। यानी ये नहीं कि जो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये जो वर्ल्ड है के नेचुरल रिसोर्सेज हैं बस हमारे तक सीमित है, ऐसा नहीं, बल्कि हमें ये मानना है कि इनकी ज़रूरत आगे आने वाली जनरेशन को भी पड़ेगी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट यही है कि द डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट एंड आल्सो केयर्स द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूचर। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आगे देखते हैं। इन द जू एट लुसाका जाम्बिया देयर इज अ केज वेयर द नोटिस रीड्स द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल। मैंने ये कह रहा है कि लुसाका जाम्बिया के चिड़ियाघर में एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है और उस पर लिखा हुआ है कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर, वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल, इनसाइड द केज उसमें है, लेकिन कह रहा है कि इनसाइड द केज देयर इज़ नो एनिमल बट ए मिरर वेयर यू सी योर सेल्फ। लेकिन उस केज में अगर जाने के बाद कोई ऐसा जानवर दिखाई नहीं देता है, बल्कि एक मिरर लगा हुआ है और जो भी जाता है उसमें अपना चेहरा देखता है। यानी इनडायरेक्टली हम ये कहें कि ह्यूमन बीइंग इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। राइटर कह रहा है कि थैंक्स टू द एफर्ट्स ए नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज अ न्यू अवेयरनेस हैज नाउ dawned अपॉन द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। कह रहा है कि दुनिया के अन्य देशों में बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो इस तरह की अवधारणा, इस तरह के जो जागरण का, अवेयरनेस का काम कर रही हैं, लोगों को जगाने का काम कर रही हैं और ये समझाने का भी काम कर रही हैं कि ह्यूमन बीइंग से बढ़कर के कोई डेंजरस एनिमल इस वर्ल्ड में नहीं हो सकता है। He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership. एज ए ह्यूमन बीइंग हम ये सोचते हैं कि जो पूरी पृथ्वी है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये सब मेरे हैं, अपने लिए है। यानी इसको कह रहा है डोमिनेशन, अपने होने, अधिकार में होने, अपनी होने का सी जो प्रिंसिपल है। लेकिन उसके जगह पे पार्टनरशिप की बात कर रहा है राइटर कि अपने को न मान करके हमें ये मानना है कि हम सब उसके पार्ट हैं और इस पर सबका अधिकार है। ऐसा नहीं कि जो एनिमल है, इंसेक्ट है, बर्ड है, उनका इस नेचर पे कोई अधिकार नहीं है, केवल हम एज ए ह्यूमन बीइंग हमारा है। तो ये ऐसी बात नहीं है। तो इस पैराग्राफ में राइटर ने ह्यूमन बीइंग को एज ए डेंजरस एनिमल के रूप में बताया है और साथ ही उन एजेंसियों को भी धन्यवाद दिया है जो इस तरह से अवेयरनेस के लिए काम कर रही हैं। साइंटिस्ट हैव कैटलॉग अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पेसीज विथ व्हिच मैनकाइंड शेयर्स द अर्थ। अब ये इसमें कर रहा है कि अगर लिस्ट की बात कर रहा है सूची की कि 1.4 मिलियन लिविंग स्पेसीज हैं जिसके साथ ह्यूमन बीइंग इस पृथ्वी को शेयर करता है। Estimates are widely as regards the still uncatalogued living species. Biologists reckon that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed ignominious darkness। कह रहा है कि अगर एस्टिमेट की बात करें तो ऐसी बहुत सी अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पेसीज हैं। बायोलॉजिस्ट इस चीज़ को मानते हैं कि 3 to 100 मिलियन ऐसी लिविंग स्पीसीज हैं जो आज भी उनको अंधेरे में पड़ी हुई हैं, जिनको कोई नाम नहीं दिया गया है। वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशंस which dealt inter alia among other things the question of ecology and environment was the brunt
Commission, which had a distinguished Indian as one of its members, Mr. L.K. झा। इसमें कह रहा है कि जो ब्रांड कमीशन था उसने इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का प्रश्न उठाया था और उसमें एक इंडियन उसके मेंबर भी थे, L.K. झा। द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट रेज्ड द क्वेश्चन, और पहला जो ब्रांड रिपोर्ट थी उसने क्वेश्चन उठाया कि आर वी टू लीव आवर सक्सेसर ए स्कार्ड प्लेनेट ऑफ एडवांसिंग डिजर्ट्स, इम्पॉवरिश्ड लैंडस्केप्स एंड एलिंग प्लेनेट। क्या हम अपने आने वाली जनरेशन को एक सूखा ग्रह छोड़ने जा रहे हैं जो डिजर्ट होगा और उसकी स्थिति एकदम बिगड़ गई होगी, यानी कह दें कि एक एलिंग एनवायरनमेंट की बात कर रहा है कि हम आने वाली जनरेशन को क्या छोड़ रहे हैं। ये क्वेश्चन उस रिपोर्ट में उठाई गई थी। जो हमारे सक्सेसर हैं जिसमें स्कार्ज प्लेनेट सूखा ग्रह, जिसमें एडवांसिंग डिजर्ट, इम्पॉवरिश्ड लैंडस्केप एंड एलिंग एनवायरनमेंट। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन in his thoughtful book The Global Economic Prospect points out that Earth principal biological system are four। अब इसको केयर कर लेंगे कि मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने जो द ग्लोबल इकोनॉमिक परफेक्ट जो उनकी किताब है उसमें उन्होंने अर्थ के 4 बायोलॉजिकल सिस्टम को उन्होंने बताया है। और वो 4 क्या हैं? तो फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड, ये 4 जो हैं प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम हैं। फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड्स, एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ ग्लोबल। उसने लेस्टर आर ब्राउन ने जो है 4 बायोलॉजिकल सिस्टम की बात किया है, और वो याद कर लेंगे हम कि फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड। और ये कह रहे हैं कि ये पूरी ग्लोबल इकोनॉमिक्स का फाउंडेशन भी है। इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड, दीज 4 सिस्टम्स प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम डेराइव्ड सिंथेटिक्स। नहीं, अगर इसको छोड़ दिया जाए मिनरल्स और पेट्रोलियम को, डिराइव सिंथेटिक्स को, तो हमारी इंडस्ट्री के लिए, फूड के लिए ये 4 चीज़ें जो है, ये 4 बेसिक बायोलॉजिकल सिस्टम जो है इम्पोर्टेंट है। इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल। दुनिया के ऐसे बहुत हिस्सों में अब ये जो लेवल है ये अनसस्टेनेबल लेवल, यानी टिकाऊ, जैसे सस्टेनेबल का मतलब टिकाऊ होता है, टिकाऊ विकास की बात किया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लेकिन अब ये अनसस्टेनेबल लेवल तक पहुंच गए हैं। ए पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड, एक ऐसे बिंदु पर जहां पर इनकी उत्पादकता समाप्त हो जाती है। अब सोचिए, व्हेन दिस हैपेंस, अगर ऐसा हो जाता है तो फिशरी कोलैप्स, फॉरेस्ट डिसअपियर, ग्रासलैंड आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड एंड क्रॉपलैंड्स डिटेरियोरेट। तो इन चारों की जो बायोलॉजिकल सिस्टम हैं, इनकी स्थिति अगर ख़राब हो जाती है तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आएगी, और वो होगी प्रॉब्लम ऑफ सर्वाइवल। कैसे हम सर्वाइव करें इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड। ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरीडे, क्योंकि प्रोटीन की नीड के लिए दुनिया में सबसे अधिक मछलियां पकड़ी जाती हैं। इन पुअर कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस फायरवुड फॉर कुकिंग। गरीब देशों में जंगल नष्ट किए जाते हैं, डेसिमेट किए जाते हैं फायरवुड के लिए। इन सम प्लेसेज फायरवुड हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव दैट व्हाट गोज अंडर द पॉट नाउ कास्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट।
कुछ जगहों पे लकड़ी इतनी महंगी हो गई है, राइटर कह रहा है कि व्हाट गोज अंडर द पाट, यानी बर्तन के नीचे जो है यानी लकड़ी, नाउ कास्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट, इनसाइड जो राइस है। तो अगर ये कह रहा है कि जो चीज़ यानी यहाँ पर ग्रेन से मतलब है, यानी अनाज से महंगी लकड़ी हो गई है। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज इन द वर्ल्ड्स ऑफ डॉक्टर मायर्स द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन, several species of life face extinction as the result of its destruction। बहुत सी स्पेसीज हैं, प्रजातियां हैं जो अब एक्सटिंक्शन के कगार पे हैं, विलुप्त होने के कगार पे हैं, और इसका कारण है डिस्ट्रक्शन, यानी अधिक से अधिक जंगल बर्बाद होते गए और जो स्पेसीज हैं वो समाप्त होती गई। It has been well said that forest precede mankind, desert follow। ये सही कहा गया है कि जंगल मनुष्य से पहले आए, लेकिन मनुष्य के बाद क्या रहेंगे, तो डिजर्ट रहेंगे। यानी हमने प्राप्त क्या किया है, रिसीव क्या किया, तो फॉरेस्ट, और छोड़ेंगे क्या, तो डिजर्ट। द वर्ल्ड्स एंशिएंट patrimony of tropical forest is now eroding at the rate of 40 to 50 million acre a year, and the growing use of dung for burning deprives the soil of an important natural fertilizer। कह रहा है कि दुनिया में एक आंकड़े की बात कर रहा है कि जो जंगल हैं वो नष्ट हो रहे हैं 40 to 50 मिलियन एकड़ पर ईयर के हिसाब से, और जो डंग होता है, गोबर, वो जलाने के काम में आने लगा, इसलिए ये एक नेचुरल फर्टिलाइज़र की जगह पे इसका प्रयोग होता था, और वो भी होना बंद हो गया। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स दैट ए 5-fold इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग इज नीडेड टू कोप विथ एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड डिमांड इन ईयर 2000। कह रहा है कि 2000 में, अब ये चूँकि अभी ईयर बीत चुका है तो हम शुरू में ही हम लोग इसके टाइम को नोटिस कर लिए हैं कि उस समय तक जितना पेड़ है उसके 5 गुना अगर लगाए जाएंगे तब वो फ्यूल वुड के लिए डिमांड को पूरा कर पाएगा। जेम्स स्पेथ, द प्रेसिडेंट ऑफ द World Resources Institute, said the other day, we were saying that we are losing the forest at an acre a second, but it is much closer to an acre and a half to a second। यानी कितनी इसका आकलन आप कर सकते हैं, कितनी तेजी से जंगल समाप्त हो रहा है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।